हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह। हम मिल रहे हैं आरटी एकेडमी पर और हम कर रहे हैं क्लास 11 की फिजिक्स। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ आईआईटी कानपुर में। बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम मैंने बिताया है, बहुत अच्छे प्रोफेसर से मैंने पढ़ा है और आईआईटी कानपुर से एमएससी करके आए हैं और बहुत सारी पढ़ाई आपको कराएंगे क्लास 11। और क्लास 11 में फिजिक्स को पढ़ने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मैथमेटिक्स। अगर आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग नहीं है तो फिजिक्स को कंसोलिडेट करना बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए आरटी एकेडमी पर मैं आया और मेरी टीम मेरे साथ है। आरटी एकेडमी पर अगर नहीं किया है सब्सक्राइब तो मेरा सजेशन है तुरंत सब्सक्राइब करो और अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को शेयर करो ताकि आरटी एकेडमी सब तक पहुंचे। आपको बहुत अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी। ऐसा पढ़ाएंगे कि मजा आ जाएगा। कितना मजा आ जाएगा? बहुत सारा मजा आ जाएगा। कितना? कॉन्सेप्ट्स रियल डिटेल में अच्छी तरह सीखने को मिलेंगे। कॉन्सेप्ट्स की गलतियां आपसे दूर हो जाएंगी। जो मिसकंसेप्शन से डेवलप करते हैं फिजिक्स पढ़ते हुए वो सब दूर हो जाएंगे। पता ही नहीं होता बच्चों को कि जो धारणाएं उन्होंने किसी टॉपिक को लेकर बना रखी हैं उनमें कितने एरर्स हैं। बोर्ड में आसान सवाल आ जाते हैं, फॉर्मूले से बन जाते हैं, नंबर आ जाते हैं, बच्चों को पता ही नहीं चलता कि वो गड़बड़ करके बैठा है। पेपर में नहीं, दिमाग में। और फिर 12th पास होने के बाद ग्रेजुएशन की बारी आती है तो एक बहुत सुपीरियर कॉलेज नहीं मिलता। अंडरस्टैंडिंग का लेवल नहीं है, कॉन्सेप्ट्स या तो खराब हैं या तो है ही नहीं। ये परेशानियां आपकी दूर करने के लिए हम आए हैं आरटी एकेडमी पर पूरी टीम लेकर। क्लास 11 और क्लास 12 की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी, ये 4 मेजर सब्जेक्ट्स लेकर ईयर लॉन्ग कोर्स पढ़ाएंगे पूरे साल और ऐसा पढ़ाएंगे कि मजा आ जाएगा। अब बात करते हैं आज के लेक्चर की। चैप्टर चल रहा है क्लास 11 का मैथमेटिकल टूल्स में। किसी भी फिजिक्स के चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैथ्स पढ़ा देता हूं। प्रॉब्लम आपकी मैथ्स की खत्म हो जाए फिर आगे कंटिन्यू करेंगे फिजिक्स। आज है बारी इंटीग्रेशन की। लास्ट लेक्चर भी इंटीग्रेशन पे था, हमने इंट्रोडक्शन देके छोड़ दिया था, इंटीग्रेशन करना सिखा दिया था। अच्छा, फॉर्मूले बता दिए थे? जी हाँ, फॉर्मूले बता दिए थे। लेक्चर नंबर है 5। नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लो भाई आरटी एकेडमी को। नाम मत भूलना, आरटी एकेडमी और इंद्रजीत सिंह, याद रहेगा यार। फिजिक्स पढ़ेंगे बहुत शानदार। लेक्चर नंबर 5 इंटीग्रेशन। क्या है बात इंटीग्रेशन की? पहली स्लाइड क्या कहती है? आइए भाई, पहली स्लाइड क्या कहती है वो देखते हैं। पहली स्लाइड कहती है इंटीग्रेशन कितने टाइप का। लास्ट लेक्चर में हम करके आए यार, कोई नया चमत्कार पढ़ाना। इंटीग्रेशन 2 टाइप का। पहला इंडेफिनिट। इंडेफिनिट कौन सा था? जिसमें बाउंड्रीज नहीं पता थी ग्राफ की। याद करो तो एक ग्राफ बनाया था हमने। कैसा ग्राफ बनाया था आपने? देखो, नहीं देखा लास्ट लेक्चर तो देखो। इतना बढ़िया इंटीग्रेशन समझ आएगा कि मजा आ जाएगी। क्या ऐसा ग्राफ दिखा था आपको? दिखाई था यार, है ना? ये ग्राफ था। फिर आपने ऐसे और ऐसे ये लिमिट्स लगाई थी इसमें और कहा था कि ये जो वैल्यू है ये a है और ये जो वैल्यू है वो b है। और इंटीग्रेशन का जो सिंपल लॉजिक था दैट वाज एरिया अंडर द ग्राफ। और आपने कहा था ये एरिया निकालो। ग्राफ की जो इक्वेशन होगी इंटीग्रेट करने पर वो तो पूरे ग्राफ की होगी, वो किसी थोड़े बहुत एरिया की तो होगी नहीं। लेकिन उसमें से जब इस छोटे से रीजन का हम एरिया निकाल रहे होंगे तो हम कहेंगे कि ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। लोअर लिमिट ये होगी अपर लिमिट। इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू, कहां से कहां तक आपको ये ग्राफ का एरिया निकालना है, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है। ये लोअर लिमिट, लोअर वैल्यू, लोअर बाउंड, अपर बाउंड अगर आपको मालूम है, पता है, तो हम कहते हैं कि हमें लिमिट्स पता है। और अगर क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा कि क्या बाउंड्री है, इस पूरे ग्राफ का एरिया कहां से कहां तक निकालना है, इसका अंदाजा ना हो तो हम कहेंगे कि हमें लिमिट्स पता नहीं है। जब ये बाउंड्रीज पता ना हो, नो लिमिट्स आर अवेलेबल, तो हम कहेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हैं। और अगर ये बाउंड्रीज किसी भी तरह से हमें पता चल जाए, लिमिट्स आर नोन, तो हम कहेंगे कि हम डेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हैं। क्या बात है? आगे है? आओ देखो, हम सबसे पहले कहानी इंडेफिनिट की करेंगे। इंडेफिनिट में ऐसा क्या खास है कि आप इंडेफिनिट पहले करवा रहे हैं? इंडेफिनिट में खास बात यह है कि पहले इंटीग्रेशन करना सीख लो और उसके बाद हम डेफिनिट में लिमिट लगाना भी सीख लेंगे। अच्छा, करेक्ट। फॉर्मूला याद करो। ये जो लिखा है ये क्वेश्चन नहीं है, ये फॉर्मूला है। ठीक, y is equal to x raised to n, n is a number। तो इंटीग्रल y dx की वैल्यू
क्या होती है? सबको पता है y dx की वैल्यू होती है x रेज टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 and if limits are not known, डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं है, ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। तो क्या आपसे थोड़ी बहुत गलती हो सकती है? हम ग्राफ को थोड़ा पहले से शुरू कर सकते हैं, थोड़ा बाद तक इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आपके एरिया निकालने में थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो उसे रेक्टिफाई कर दीजिए किसी कांस्टेंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, तो एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाता है। याद करो, लास्ट लेक्चर नहीं देखा, पुराना वाला देखा हो, मजे से मजा आ जाएगी। सेम कॉन्सेप्ट यहां अप्लाई कर दीजिए। क्वेश्चन बनाकर दिया गया है y इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर 3 और कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ y dx निकालो, तो आओ निकालते हैं। हम सबसे पहले इसको कहेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ y dx क्या है, तो तुम कहोगे इंटीग्रेशन ऑफ y dx की जगह लिखा है y की वैल्यू डाल दें x रेज़ टू 3 और बस। अब ये शक्ल x रेज़ टू n टाइप्स दिखाई दे रही है, तो हम कहेंगे x रेज़ टू 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1, और क्योंकि हमने लिमिट नहीं दे रखी इसलिए कोई ना कोई इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ ही जाएगा। आप इंटीग्रेशन कांस्टेंट की बहुत चिंता न करें। फिजिक्स में जितने भी इंटीग्रेशन हम करने वाले हैं पूरी 11th की फिजिक्स या 12th की फिजिक्स के दौरान, वहां पर इस कांस्टेंट की जगह हम पहले से लिमिट दे के रखेंगे। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का इस्तेमाल हम ज्यादा करेंगे, परंतु आपको पता होना चाहिए इफ लिमिट्स आर नॉट नोन, सी इज देयर। सी कैसा कांस्टेंट है? कुछ भी हो सकता है, +2 -3 और कुछ भी, जो भी वैल्यू आप सोच सकते हैं कांस्टेंट की। फिलहाल 3 + 1 is 4 and 3 + 1 is 4, तो आंसर is x raised to 4 divided by 4 plus some constant if there is any error। 0 भी हो सकता है, मान लो आपने सही निकाल दिया तो 0 हो जाएगा। अगला देखो, क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें, बहुत ही खूबसूरत प्यारा अच्छा सुंदर क्वेश्चन है। y is equal to 4x raised to power 3। ये फॉर्मेट जो आपको दिखाई दे रही है, तो इससे पूछा जाए कि y dx बताइए, तो आपको एक इंटीग्रेशन याद होगा, सम कांस्टेंट टाइम x रेज़ टू n dx का इंटीग्रेशन क्या है? तो आप कहते थे कि c को सर बाहर निकाल लेते थे और x रेज़ टू n dx का इंटीग्रेशन कर देते थे, तो यहां लिखते थे c x रेज़ टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, और इस पूरे के साथ हम लोग कोई c प्राइम इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाते थे। ये क्या किया आपने? फार्मूला लिख दिया। जो बच्चे हमें पहली बार देख रहे हैं उनके लिए फार्मूला लिख दिया है, और जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं उनके लिए पुराना लेक्चर है, जाकर देखो, फीलिंग आ जाएगी इंटीग्रेशन की। चलो इसको सॉल्व करते हैं। जो पूछा गया है y dx, तो तुम कहोगे y dx की जगह y की जगह वैल्यू रख दें, दैट इज 4 * x रेज़ टू 3 dx। क्या कांस्टेंट है 4 बाहर आ जाएगा? जी हां, x की पावर 3 dx। इंटीग्रेट करेंगे 4 बाहर, x रेज़ टू 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 x रेज़ टू n प्लस 1 बाय n प्लस 1। पावर ऐड हो जाएगी और जो पावर बन के आएगी उतने से ही हमें डिवाइड करना होगा, और जो कुछ भी आया इसमें कोई ना कोई तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाना ही। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 4 * x रेज़ टू 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस c। अब देखें 4 से 4 कैंसिल होता है, हमारा आंसर ये आता है। चंगी बात? हाँ, आसान है, ठीक, बहुत अच्छे। आगे आइए, अगले सवाल और इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस करते हैं। लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 3 sin x। अरे ये तो सिंपल सा है यार, कांस्टेंट लगाया बाहर निकाल लेंगे। हाँ चलो निकालते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ y dx, y की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं y की, दैट इज 3 टाइम्स sin x और फिर यहाँ पे dx। 3 कांस्टेंट है, बाहर निकाल रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sin x और फिर यहाँ पर dx। sin x का इंटीग्रेशन अगर आप जानते हैं तो वो माइनस cos x होता है। ये कैसे पता होगा हमें? नहीं याद है तो दिस इज नथिंग बट अ फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला? इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx इज नथिंग बट माइनस cos x। याद होना चाहिए भाई बहनों, अगर याद नहीं है तो ये गलती, याद तो होना ही चाहिए। ठीक, तो क्या करें? -3 cos x प्लस c, और ये बन गया आपका आंसर। क्लियर? नाश्ता खेलता अच्छा कूदता आंसर। अगला सवाल देखिए, y इज इक्वल टू, अरे ये तो y x का फंक्शन ही नहीं है, क्या फर्क पड़ता है? x का फंक्शन नहीं है तो क्या हुआ? कैसे करें इसका इंटीग्रेशन? ये कह रहा है कि y इज इक्वल टू 1 है, इंटीग्रेट करके दिखाओ, तो हम कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, y की जगह वैल्यू डाल दो, दैट इज 1। सर dx का इंटीग्रेशन कैसे करें? हमें तो x का इंटीग्रेशन आता था, x की पावर n का इंटीग्रेशन आता था, इसका थोड़ी आता था। परेशान ना हो। देखो 1 को हम लिख सकते हैं x रेज़ टू 0। हाँ या ना? किसी की भी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू आती है 1। अरे वाह! और इसको अगर हम देखें तो
तो ये शक्ल बन गई x टू पावर n की, जहां पे n की वैल्यू कितनी है 0। तो हमारे पास ये वैल्यू बन गई इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 0 dx। बहुत सुंदर। अब क्या, x की पावर 0 प्लस 1 n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 0 प्लस 1, और फिर कोई इंटीग्रेशन कांस्टेंट कि अगर किसी प्रकार का कोई एरर आपके लिमिट्स में है तो कांस्टेंट इज देयर फॉर दैट। फिर क्या हुआ, x की पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस c उत्तरित हो, ये तो आ गया x प्लस c। c इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट, परंतु इंटीग्रेट करके आया क्या, आया x। तो याद क्या रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज नथिंग बट x। क्या बात है, मजा आ गया, मजा तो आई थी। तो ये c क्यों नहीं लिखा, मतलब c तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है ना, वैल्यू तो x ही आ रही है, वो तो एरर है, वो जुड़ गया। अगर डेफिनेट होगा तो लिमिट डाल देंगे एरर का, ठीक है ना। इंटीग्रेशन बेसिकली x आ रहा है। मान लो कि सर y की वैल्यू ना 4 दे रखी होती और फिर पूछता कि y dx बताओ, तो हम क्या करते, तो हम कहते कि यार ये 4 टाइम्स dx लिखा है, तो क्या होता, ये 4 इंटीग्रेशन के बाहर आता और dx हो जाता। dx के मल्टीप्लिकेशन में 1 सोच सकते हो, जी हाँ, और 1 को तो x की पावर 0 सोच सकते हो जैसे अभी बनाया था। तो ये 4 बाहर रहा और ये x की पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, यानी कि बन गया हमारे पास 4x प्लस c आंसर। तो जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में हो बाहर निकाल लो और dx का कर दो x, काम खत्म। क्लियर है मेरी बात। तो ये 3 4 5 6 लिखा होता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर ऑफ इंटीग्रेशन। ये खूबसूरत टॉपिक है, अच्छा है। जैसे डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूटिव था, अगर ब्रैकेट के बाहर डिफरेंशिएशन है और ब्रैकेट के अंदर ढेर सारे टर्म्स हैं तो डिफरेंशिएशन किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, सबके पास बराबर 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 बढ़ जाता है और कहता है कि हम तुम्हारा भी डिफरेंशिएशन करेंगे, तुम्हारा भी डिफरेंशिएशन करेंगे, तुम्हारा भी डिफरेंशिएशन करेंगे। इंटीग्रेशन भी उसी फॉर्मेट को फॉलो करता है। इंटीग्रेशन कहता है अगर तुम डिस्ट्रीब्यूटिव हो, तुम महान हो, तुम किसी को नहीं छोड़ते, हम भी नहीं छोड़ेंगे, हम भी अंदर जाएंगे, हर एक टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे। अब इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूलाज हमें नहीं सीखने, हर पॉसिबल फंक्शन को इंटीग्रेट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, मैथ में करेंगे। फिजिक्स में जो जो इस्तेमाल हो, बिल्कुल फंडामेंटल बेसिक इनिशियल लेवल के इंटीग्रल्स, बस उतना ही जानेंगे, इससे ज्यादा नहीं। उतने में अपना काम बहुत अच्छी तरह चल जाएगा। जहां जहां ज्यादा की जरूरत होगी वो भी कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, लिखा है if y is equal to ax square plus bx plus c, a b c are constants। मैं लिख देता हूं आपके लिए, a, b, c are positive constants। whatever positive और negative कुछ भी हो सकते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक। this could be any function, हाँ this could be any function। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दी है, ये क्यूब में हो सकती है, 4 पावर में हो सकती है, e की पावर x हो सकता है, log का फंक्शन हो सकता है, sin x हो सकता है, cos x हो सकता है, एनीथिंग, कोई भी फंक्शन बन सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसका। क्या करें, खुश मत करो, डिस्ट्रीब्यूट करो। e की पावर x का आता है, sin x का आता है, cos x का आता है, 1/x का आता है। तो इतने इंटीग्रल्स आते तो नहीं आपको, जब इतने सारे इंटीग्रेशन आते हैं क्या ही परेशानी है, काम तो चल ही जाएगा। तो बस इसकी जगह कुछ भी दिया हो, जो फॉर्मेट यहाँ इस्तेमाल हो रहा है वो हर जगह इस्तेमाल होगा। तो देखो क्या कह रहा है, ये फंक्शन दे रखा है और कह रहा है इंटीग्रल y dx निकालो। इंटीग्रल y dx निकालने का मतलब है ऐसा कुछ करना, ऐसा कुछ करने का मतलब है कि y की जो वैल्यू है उसको पुट कर देना। वैल्यू पुट करेंगे तो पूरा का पूरा डब्बा ब्रैकेट के साथ डाल देंगे, और जब वो ब्रैकेट के साथ डालेंगे तो पता चलता है यार कि इंटीग्रल dx इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, मतलब ये यहां भी जाएगा, ये यहां भी जाएगा, ये यहां भी जाएगा, along with the integration sign। अकेला नहीं, ध्यान रखिएगा, along with the integration sign, ये तीनों में बढ़ जाएगा। तीनों में बढ़ने का मतलब ax स्क्वायर पहला टर्म है, इंटीग्रल dx, इंटीग्रल bx dx दूसरा टर्म, इंटीग्रल c dx तीसरा टर्म, और इसके बाद इसका इंटीग्रेशन आपको आता है, इसका इंटीग्रेशन आपको आता है, इसका इंटीग्रेशन आपको आता है। अभी तो करके आए हैं ax और bx का, है ना, ax स्क्वायर bx का और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हम तो करके आए हैं अभी। तो ये बिल्कुल इजी फॉर्मेट बन जाता है। क्या करें, प्रैक्टिस करते हैं इसकी। आओ देखो अगला प्रॉब्लम, ओ ये क्या है, उसी की प्रैक्टिस प्रॉब्लम लगी है। कह रहा फाइंड y dx, तो y dx निकालते हैं। देखो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ y dx इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ y की पूरी वैल्यू डालें, दैट इज 4x³ प्लस 4x² प्लस 1/3 x प्लस 3।
ये थोड़ा सा 4 टाइप लग रहा है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, प्लस लगे ताकि, और फिर ये रहा dx। और अब देखो गौर से, तो इसे इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने का मतलब इसे यहां भी डिस्ट्रीब्यूट करो, यहां भी डिस्ट्रीब्यूट करो, यहां भी डिस्ट्रीब्यूट करो, और फिर यहां भी डिस्ट्रीब्यूट करो, अलॉन्ग विद द इंटीग्रेशन साइन, कि हाँ भैया इंटीग्रेशन चारों का हो रहा है। क्लियर है मेरी बात? आसान लगी होगी। आओ खेलें। क्या करें? इंटीग्रेशन ऑफ 4x की पावर 3 dx, पहले वाले का इंटीग्रेशन, साइन फॉलो हो जाएंगे, जो जो साइन ये फॉलो कर रहे थे, प्लस है तो प्लस, 4x स्क्वायर का इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रल ऑफ 1/3x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 dx। इतना बड़ा फंक्शन लिखिए, अरे डिस्ट्रीब्यूट करोगे बड़ा तो हो ही जाएगा यार। चलो करें। 4 बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू 3 dx प्लस इससे भी 4 बाहर निकाला, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx, 1/3 कांस्टेंट है बाहर निकाला, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, और फिर 3 कांस्टेंट है बाहर निकाला, इंटीग्रेशन 1 dx। सर 1 1 1, अरे हमें पता है यार 1 को तो x की पावर 0 लिख लेते हैं, वो x की पावर 0 + 1 डिवाइडेड बाय 0 + 1 यानी सिंपली x आ जाता है। तो बार-बार नहीं लिख रहा हूं, लास्ट वाले टर्म को अगर तुम गौर से देखोगे तो तुम्हें लास्ट वाला टर्म जो है इसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, ये इंटीग्रेशन dx है, इसकी वैल्यू x बनेगी। और कैसे बनेगी अगर तुम देखो तो उससे तुम लिख सकते हो x की पावर 0 dx इज इक्वल टू x की पावर 0 + 1 डिवाइडेड बाय 0 + 1। वो 1 मिनट पहले ही बताया था, इसलिए ये काम ऐसे हो सकता है, मैं इसको यहीं पे लिख दूंगा। क्लियर है मेरी बात? तो आओ देखो क्या करें। 4 ऐसा ही रहा, और x की पावर 3 + 1 डिवाइडेड बाय 3 + 1, ठीक है ना, ये इंटीग्रेशन हो गया। 4 बाहर रहा, x की पावर 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1, 1/3 बाहर रहा, x की पावर जब कुछ नहीं होती तो 1 तो होता ही है, तो 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1, और ये रहा 3, और dx का इंटीग्रेशन चुपचाप से x। क्लियर है मेरी बात? अब गौर से देखो तो तुम्हें काफी अच्छी अच्छी चीजें नजर आएंगी। क्या क्या नजर आएगा? ये 3 + 1 जोड़ने के बाद तो 4 बन जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा साहब कैंसिल कर दिया आपने, बहुत ही अच्छी बात। अब क्या करें? कुछ खास ना करें, अब आंसर लिखें। पहला वाला टर्म अगर तुम देखोगे तो वो लिखा हुआ है x रेज़ टू 4, दिख गया। दूसरा देखो तो ये नीचे ऐड होने के बाद 3 बनने वाला है, तो प्लस बाहर है 4, नीचे है 3, और ऊपर बना x रेज़ टू 3। तीसरे वाले टर्म को देखें तो ये ऐड होने के बाद बनने वाला है 2, और 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 6, यानी +1/6 और x रेज़ टू 2। क्लियर है मेरी बात? और उसके बाद आया 3x, और इसके बाद कुछ खास करना नहीं है, ये हमारा आंसर है। और दुनिया कहेगी कि सर अभी तक तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में आपने कांस्टेंट लगाया था, इस बार क्यों नहीं लगाया? इसमें भी लगाना चाहिए था, 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 और सारे कांस्टेंट को जोड़ दें तो कोई ना कोई कांस्टेंट तो बनेगा। वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा दिया, सारे कांस्टेंट को जोड़ के कांस्टेंट बना दिया। तो पहले वाले कांस्टेंट में कोई कांस्टेंट आया, दूसरे इंटीग्रल में कांस्टेंट आया, तीसरे में है तो फिक्स वैल्यू, जोड़ोगे तो भी तो कांस्टेंट आएगा, कोई नया कांस्टेंट आ गया, एक साथ लगाओ, सब में नहीं। क्लियर है मेरी बात? अच्छा ये क्या आ गया हमारा? ये आ गया हमारा आंसर। आगे देखो, अब प्रैक्टिस का कहानी है, आप लोग खुद से करते रहिए। देखें लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ y dx निकालें। अब तो प्रैक्टिस की बात है, मास्टरी तो हमने करी ली। इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू x + 2 sin x sin x + 1/x, और बाहर लिखा है मेरे बच्चे dx। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, मतलब पहले वाले टर्म का डिफरेंस इंटीग्रेशन, दूसरे टर्म का इंटीग्रेशन, और तीसरे वाले टर्म का भी इंटीग्रेशन करना है। टक टक टक। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू x dx प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। दुनिया वाले इंटीग्रेशन जानते हैं कि e की पावर x का तो इंटीग्रेशन कुछ होता ही नहीं है, e की पावर x आ ही जाता है, जैसा होता है वैसा ही आ जाता है। 2 बाहर लिखा हुआ है, sin x dx जो है वो -cos x बन जाता है। हम लोग फॉर्मूला कर चुके हैं कि जो sin x का इंटीग्रेशन होता है वो -cos x होता है, लास्ट लेक्चर में किया था हम लोगों ने। अगर किसी को नहीं याद है तो याद कर लीजिए कि sin x dx का जो इंटीग्रेशन है वो -cos x होता है,
और अगर किसी को नहीं याद है तो वो ये भी याद कर ले कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी नहीं बदलता है और इंटीग्रेशन भी नहीं बदलता है, और खास टर्म आखिरी है दैट इज 1 बाय x dx का इंटीग्रेशन, और ये बेटा आपका नेचुरल लॉग x बन जाता है। ln x क्या है? ln x का मतलब ये वो वाला लॉग है जिसका बेस e होता है। अच्छा, बहुत अच्छे। तो फिर इसका मतलब ये ln x बन गया। जी हाँ, ln x बन गया। हमारे पास आंसर आया e raised to x minus 2 cos x plus ln x। और क्योंकि सारा इंटीग्रेशन हो चुका है और हम इंटीग्रेशन करने के बाद अब सारे टर्म्स के कांस्टेंट को ऐड करके नया कांस्टेंट लिख देंगे और कहेंगे कि ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट के साथ हमारा आंसर है, एंड वी हैव गॉट आवर न्यू सुंदर चमकता हुआ आंसर। क्लियर है मेरी बात? एकदम आसान। आगे देखो, डेफिनेट का टाइम आ गया क्योंकि इंडेफिनेट का आपको प्रैक्टिस कर लिए और मेरे हिसाब से उसमें कोई चमत्कार भी नहीं, बहुत सारी प्रैक्टिस हो गई। आगे आपको बात करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की। व्हाट इज डेफिनेट इंटीग्रेशन? कुछ खास नहीं है यार, इंटीग्रेशन वैसे ही करो, लिमिट डाल दो। मतलब लिमिट कैसे डालेंगे? आओ देखो, फंडा लिखा हुआ है, फंडा। फंडा क्या है? नॉर्मल इंटीग्रेशन करो जैसे अभी तक कर रहे थे। अच्छा, जो आंसर आए उसमें वेरिएबल के प्लेस पर फाइनल वैल्यू, जिसे हम अपर लिमिट बोलते हैं। व्हाट इज अपर लिमिट? याद कर लीजिए, अभी मैंने आपको अपर लिमिट के बारे में पहले पेज पर बताया था। टंग टंग टंग, दिस इज योर अपर लिमिट। ग्राफ एरिया कहां तक निकालना है वो अपर लिमिट, और कहां से स्टार्ट करना है वो लोअर लिमिट। ये x की वैल्यूज जो है दीज आर कॉल्ड लिमिट्स, और अपर और लोअर लिमिट पुट करनी है। क्लियर है मेरी बात? दोबारा आता हूं फंडे पर। देखो क्या कह रहा है, नॉर्मल इंटीग्रेशन करो, जो आंसर है उसमें वेरिएबल के प्लेस पर अगर x के टर्म में इंटीग्रेट कर रहे हो तो जहां जहां आंसर में x आ रहा है वहां वहां फाइनल वैल्यू डालो x की, उसे कहो अपर लिमिट डाल दी हमने, माइनस लगाओ, माइनस लगाओ, और फिर इनिशियल वैल्यू जिसको हमने क्या नाम दिया था, लोअर लिमिट की लोअर लिमिट डालो, और जो आए उसे सॉल्व कर दो, काम चल जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाने की जरूरत नहीं। लिखने का क्या तरीका है? ऐसे होगा, y is a function of x। आप इंटीग्रल y dx निकालना चाहते हो तो आप लिखोगे fx dx का इंटीग्रेशन। यहां पे लिखते हैं लोअर लिमिट, यहां लिखते हैं अपर लिमिट। ध्यान रखिएगा, ये नोटेशंस हैं। इंटीग्रल साइन के नीचे की तरफ जो वैल्यू लिखी होती है वो लोअर लिमिट की होती है, हम जानबूझ के लोअर लिमिट को नीचे लिखेंगे, और अपर बाउंड लिमिट को हम डालेंगे ऊपर। क्लियर? ये लिखने का मतलब ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। फिर जो भी आंसर आए उसमें अपर लिमिट डालिए, माइनस लोअर लिमिट डालिए, काम चल जाएगा। बोलने से बात नहीं बनती, सवाल लगा के देखेंगे तभी तो आएगा। तो आओ ये फंडा याद करो और अगले सवाल को मेरे साथ ट्राई करो। क्या कह रहा है? कह रहा है कि y is 2x square इंटीग्रेट y with respect to x from x is equal to a to x is equal to b। यानी x की वैल्यू a से लेके x की वैल्यू b तक इंटीग्रेट करना है। तो लॉजिकली ये जो x is equal to a है मेरे बच्चे, इसको अगर देखोगे तो ये तो लोअर लिमिट दिखाई दे रही है। हमें कैसे पता कि ये लोअर लिमिट है और हमें कैसे पता कि ये अपर लिमिट है? तुम लोग गौर से खुद देख लो बेटा कि शुरुआत कहां से की है, फ्रॉम, यहां से शुरू कर रहे हैं, ये लोअर हो गया, तो ये एंड पॉइंट है, ये अपर लिमिट हो गया। आई डू नॉट थिंक इसमें कोई चमत्कार, आराम से है आया। तो चलो इंटीग्रेट करें और फिर सवाल लगाएं। देखो क्या सीन है। कह रहा है y is equal to 2x square इंटीग्रेट y with respect to x, यानी we have to integrate y dx। तो क्या किया जाए? y की जगह वैल्यू रख दें 2x square dx, और तुम जानते हो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, हम लिखेंगे x square dx, और फिर तुम कहोगे अच्छा 2 बाहर है और x की पावर 2 का इंटीग्रेशन, ये तो सर x की पावर 2 plus 1 डिवाइडेड बाई 2 plus 1 होता है। तो हम कहेंगे हाँ ये तो होता है, लेकिन अब आपके पास इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं है, अब आपके पास लिमिट्स है। जब लिमिट्स है तो एरर ही नहीं है, हमें पता है कहां से कहां तक वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू कहां लिखेंगे? लिखने का तरीका बता रहा हूं, गौर से देखना है, जो नोटेशन है वो बता रहा हूं। जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे, ये जो लोअर लिमिट है a उसे यहां लिखेंगे, और जो अपर लिमिट है b इसे यहां लिखेंगे। यही चीज यहां भी कैरी ऑन होगी, और जब हम सॉल्व करके ऐसा डब्बा बना लेंगे जो इंटीग्रल वैल्यू आई उसके नीचे की तरफ लोअर लिमिट और ऊपर की तरफ अपर लिमिट डालेंगे। डाल दी भाई, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे? अब कुछ नहीं सर, 2 बाहर लिखेंगे, इसको लिखेंगे x की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3,
बहुत अच्छा। अब क्या करेंगे सर? अब कुछ नहीं, कहानी बदलेंगे। 2 बाहर, ये 3 नीचे मल्टीप्लिकेशन में है बाहर, और ये लिखा हुआ है x रेज टू 3, ठीक, a से लेके b तक, a से लेके b तक। अब 2/3, जहां जहां वेरिएबल है वहां पहले अपर लिमिट डालो, पहले अपर लिमिट डालो मतलब b की पावर 3, फिर माइनस लगाओ, फिर इसी वेरिएबल की जगह लोअर लिमिट डालो यानी कि a की पावर 3। ये a की पावर 3 क्यों गया? a लिखना चाहिए था ना, ना ना, x की जगह a डालना है। लिखा क्या है? x क्यूब। अगर लिखा है x क्यूब तो x की जगह a डालने पे बनेगा क्या? a क्यूब। आपने x की जगह a डाला, बना a क्यूब। और से देखिए, पहले आपने अपर लिमिट पुट की एंड देयर आफ्टर आपने लोअर लिमिट की के बीच में माइनस का साइन इस्तेमाल किया। बस ये आपका आंसर आ गया। मैं इसके आगे इसको सॉल्व नहीं करने वाला, a क्यूब माइनस b क्यूब का कोई फॉर्मूला नहीं लगाने वाला, इजी है, आराम से आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात? दिस इज हाउ वी पुट लिमिट्स। अच्छा, तो कोई और सवाल है आपके पास? ये लिखा है, करो, मिलके करते हैं। देखो क्या है, बढ़िया सुंदर सवाल है। y को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है और x इज इक्वल टू 1 से x इज इक्वल टू 2 तक। तो आपको देखते ही मालूम पड़ेगा ये लोअर लिमिट है, और आपको देखते ही मालूम पड़ेगा कि ये अपर लिमिट है। टंग टंग, क्योंकि फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 2 है, तो जहां फ्रॉम लिखा है वो तो लोअर हो गया, जहां 2 लिखा है वो अपर हो गया। लॉजिकल है, ठीक है ना? तो हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है y dx का इंटीग्रेशन, और यहाँ लिखा है y, और y की जगह लिखा हुआ है x की पावर 4x की पावर 3, और ये लिखा हुआ है dx। और दुनिया जानती है कि जब भी ऐसा लिखा हो तो आपको करना चाहिए 4 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 3 और यहाँ dx। और कोई कहेगा कि रुको रुको रुको, अब इतनी आसानी से नहीं, बुद्धू मत बनाओ, लिमिट तो तुमने डाली ही नहीं। तो लिमिट नहीं डाली तो डाल लो यार, क्या परेशानी है। लिखो भैया लोअर लिमिट कितनी है? 1, और 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक। आपने लिमिट्स लिख ली, लिखते चले, किसी स्टेप में स्किप ना करें लिमिट को कि एंड में डालेंगे। ध्यान रखिएगा, लिखने से बहुत फायदा होता है, हर स्टेप में किसी भी चीज को मिस नहीं करना। अब क्या x की पावर एंड dx का इंटीग्रेशन दिखाई दे रहा है, इसमें हम मास्टर हो चुके हैं। तो हम लिख रहे होंगे x की पावर 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1, और मेरे पास 1 से लेके 2 तक की इसकी लिमिट हो गई। ये रहा 4, और ये है x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, ये 1 से लेके 2 तक। 4 डिवाइडेड बाय 4, ये डिवाइडेड बाय 4 कैसे कर दिया? अरे जो अंदर वाला 4 है इसको ले लो बाहर, तो यहाँ बचेगा x की पावर 4 लिमिट 1 से लेके 2 तक। लॉजिकली किसी को डिफिकल्ट नहीं लगा होगा अभी तक, ये सवाल अपने मन से लग जाए तो बहुत ही अच्छा। आप देखो 4 से 4 निपट लिया, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है दैट इज x रेज टू 4 लिमिट 1 टू 2। अब क्या करना है? अब आपको डालनी है अपर लिमिट x की जगह, फिर डालनी है लोअर लिमिट x की जगह। क्या करेंगे? कुछ खास नहीं करेंगे, आंसर आएगा 2 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4। अपर लिमिट डालिए x की जगह और फिर लोअर लिमिट डालिए x की जगह। 2 की पावर 4 अगर सॉल्व करोगे तो 16 आएगा, 1 की पावर 4 करोगे तो 1 ही आएगा, आंसर आपका 15 आएगा। क्लियर? इजी है, चमका है, आराम से, बढ़िया है, आसान है। अच्छी तरह फीलिंग आनी चाहिए कि हमें इंटीग्रेशन करना आ गया। ध्यान रखिएगा, मैं बहुत डिफिकल्ट इंटीग्रेशंस नहीं पढ़ा रहा हूँ, बहुत ज्यादा पढ़ाया जा सकता है, उतना पढ़ा रहे हैं जितना आपके काम का है, क्योंकि फिजिक्स बहुत पढ़नी है। और ये रही बात, इसको अभी बहुत सारा सीख लेंगे, मैथ में तो सीखना ही है यार, उतना सीखेंगे जितना फिजिक्स में बहुत जी तोड़ काम आएगा। एक्सेसिव नहीं जानेंगे, लेकिन उतना जानेंगे जिससे हम कुछ भी कर लेंगे। और फिर ऐसे भी ट्रिक सीखेंगे फिजिक्स के बीच में जहां इंटीग्रेशन जो हमें नहीं भी आते हैं वो भी कर लेंगे। समय आने दीजिए, जैसे जैसे आएगा एलिमेंट्स लेना सिखाएंगे तब आपको इंटीग्रेशन की अच्छी फीलिंग और आएगी। धीरे धीरे सीखते चलेंगे। आगे आइए, देखिए क्या लिखा है। कह रहा है कि y is equal to 2 sin x, इंटीग्रेट करिए y को x के रिस्पेक्ट में, जहां पर x की वैल्यू जो है वो 0 से शुरू हो और x की वैल्यू π/2 तक जाए। तो लॉजिकली ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। लोअर अपर लिमिट पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद ही जीवन में काम चलता है। तो फिर हमसे क्या पूछा गया है? हमसे कह रहा है कि y को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो। कहां से कहां तक? 0 से लेके π/2 तक। ये कैसी बकवास है? लोअर लिमिट अपर लिमिट, और क्या है? क्या किया जाए? कुछ खास नहीं। देखो इंटीग्रेशन 0 से π/2 तक अगर हम लगाएं तो y की जगह क्या लिखेंगे? y की जगह लिखेंगे 2 sin x और फिर ये dx। तुम कहोगे सर 2 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो और अंदर लिख दो sin x dx।
और इसकी जगह पे 0 और 0 से पाई बाय 2। अच्छा लगा। साइन एक्स का इंटीग्रेशन अगर तुम देखोगे बेटा तो वो माइनस कॉस एक्स होता है, तो 2 लिखा और इंटीग्रेशन किया तो माइनस कॉस एक्स, और माइनस कॉस एक्स 0 से पाई बाय 2 तक। तो इस माइनस को क्यों ना बाहर निकाल लिया जाए, हम बाहर निकाल लेते हैं, हम -2 लिख लेंगे और मेरे पास लिखा है cos x 0 to पाई बाय 2। बहुत अच्छा लगा देख के। अब क्या किया जाए, -2 बेटा बाहर है, x की जगह पे वैल्यू प्लेस करें, पहले अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट। cos पाई बाय 2 यानी cos 90 डिग्री, और है अगर cos 90 डिग्री तो लॉजिकली आंसर 0 है। तो पहले वाले टर्म की जो वैल्यू है वो 0 आ रही है, ठीक। क्योंकि cos, अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो बता देता हूं, cos पाई बाय 2 का मतलब होता है cos 90 डिग्री एंड दैट इज 0। पाई बाय 2 क्या लिखा है, पाई बाय 2 रेडियन में लिखा है, और पाई बाय 2 रेडियन का मतलब 90 डिग्री होता है। जो बच्चे 10th में ये बात नहीं जानते थे वो प्लीज जान लें। और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो हमारे पास -2 मल्टीप्लाइड बाय -1 दैट इज कॉल्ड +2। ये आपका आंसर आ गया। मेरे हिसाब से डिफिकल्ट है, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल और भी खूबसूरत है, अच्छा है, देखिए समझे, बहुत इजी है। नॉर्मल इंटीग्रेशन है, लिमिट का काम होगा, लेकिन इसमें डिस्ट्रीब्यूशन करवाना है क्योंकि कई सारे टर्म्स लिखे हुए हैं। कह रहा है y dx निकाल के दिखाओ, तो हम कहेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ y dx क्या होगा, क्या होगा, कुछ नहीं। सबसे पहले लिमिट देखो, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, 2 से लेकर 3 तक इंटीग्रेट करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लिख रहे हैं y की जगह पे 2x² + 4x + 3 और सामने आया बेटे dx। यही कहानी आप देखें। अच्छा, ये 2 से लेकर 3 तक है, ये तो याद रखनी है। अब इसके बाद आप देखें, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लिखेंगे 2x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 dx। समझिए बात। अब देखो 2 से लेके 3 और फिर ये 2 से लेके 3 और 2 से लेके 3, क्या हर बार लिमिट सेम रहेगी? ऑफ कोर्स x की लिमिट है ना, तो ग्राफ की लिमिट 2 से लेके 3 ही रहेगी। जो लिमिट एक बार है वही लिमिट कंटिन्यू होगी, चाहे टर्म कितने भी, हमें क्या फर्क पड़ता है, x की लिमिट तो 2 से 3 है, तो हम इनमें बार बार बदलेंगे नहीं। अच्छा सा, फिर बताइए आगे, आगे सुनिए क्या सीन। जब आप ये इंटीग्रेशन देख लेते हैं तो पहले वाले टर्म को देखें तो आप कहेंगे कि जो 2 लिखा है वो कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लें और इंटीग्रेशन बनेगा x⁴ dx 2 से 3 प्लस दूसरे वाले टर्म में 4 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लें और इंटीग्रेशन बना x dx, लिमिट फिर से 2 से 3। और फिर जो तीसरा वाला टर्म है अगर देखें तो उसमें 3 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लें तो आपके सामने सिर्फ अकेला लिखा है dx और ये है 2 से 3। हमें इंटीग्रेशन आज के लेक्चर में अच्छा खासा आ चुका है। तो x² का जो इंटीग्रेशन है वो है x⁴ 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1। हालांकि मुझे डायरेक्ट 3 लिख देना चाहिए था, लेकिन मैं फिर भी नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि पहला लेक्चर है आज इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस का, तो आपको अच्छी तरह आ जाए। ये x⁴ 1 लिखा हुआ है, तो ये हो गया x⁴2 ने 1 + 1 बाद में 2 बनेगा, नीचे 1 + 1 और लिमिट 2 से 3 फिर से। और dx का इंटीग्रेशन अभी हम लोगों ने किया था कि वो तो सिंपल x हो जाता है 2 से 3। अच्छा लगा। अब इंटीग्रेट करिए तो ये बना 2 और अंदर देखिए तो बना x⁴ 3 डिवाइडेड बाय 3, लिमिट 2 से फिर से 3 तक। ये बेटा 4 है, अंदर देखो 1 + 1 = 2, तो x² बाय 2 लिमिट 2 से 3 और फिर ये है 3 और यहाँ सिंपली x है 2 से लेके 3। अब कोई बच्चा कहेगा कि जो नीचे वाले कांस्टेंट्स हैं इनको बाहर निकाल लो तो चीजें अच्छी हो जाएंगी, तो हम लिखेंगे 2/3 और यहाँ है x⁴ 2 से लेके 3 तक प्लस 4/2, 2 बाहर निकाल लिया, x² 2 से लेके 3 प्लस 3x 2 से लेके 3। तो कोई बच्चा ऐसा सोच सकता है कि नीचे वाले कांस्टेंट्स तो बाहर निकाल सकते हैं, ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जो लिमिट्स है वो तो x की जगह आने वाली है, तो जो वैल्यूज भी x की आएगी 3 आएगी फिर 2 आएगी, दोनों के नीचे 3 रहेगा तो कॉमन तो बाहर आ ही जाएगा, इसलिए उसको निकालने में कोई तकलीफ नहीं है। अब देखिए आंसर क्या आ रहा है, 2/3 और फिर x की वैल्यू पुट करें, सबसे पहले अपर लिमिट मतलब 3 डालेंगे तो लिखेंगे 3 का क्यूब माइनस लोअर लिमिट दैट इज 2 का क्यूब। 2 और 4 कैंसिल होंगे तो 2 बचेंगे
और फिर अपर लिमिट दैट इज 3 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट दैट इज 2 का स्क्वायर प्लस 3 लिखा और फिर x की जगह पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये पावर अपर जो है वो x की है, x की जगह पे आप लिमिट डालेंगे और जो पावर x की होगी लिमिट की भी वही पावर होगी। ठीक, अब इसको जब सॉल्व करोगे बेटा तो तुम्हारे पास जो अच्छा खूबसूरत आंसर आएगा वो आएगा 2/3 ऐसे अंदर, और इसको लिखोगे तो 3 का क्यूब होता है 27 और 2 का क्यूब होता है 8 प्लस 2, यहाँ आया 9 और ये आया 4 और ये है 3 माइनस 2 इज नथिंग बट 1, तो ये 1 बचा। अब इसको बेटा सॉल्व करोगे तो लिखोगे 2/3 और 27 में से अगर 8 माइनस कर दोगे तो बेसिकली 19 बचेगा प्लस 2 इंटू 9 में से 4 माइनस करोगे तो 5 बचेगा प्लस 3। अब ये बचता है आपके पास बॉड मास दैट इज 38/3 प्लस 10 प्लस 3, तो ये आपके पास आया 38/3 प्लस 13। अब देखें एलसीएम लेंगे तो आएगा 3, ऊपर आया 38 और 13 3 ज़ा 39, तो ये 38 प्लस 39/3 ये आपका आंसर। सॉल्व करते जाइए, नथिंग स्पेशल, नॉर्मल इंटीग्रेट करिए, जैसा इंटीग्रेशन होता है करते जाइए करते जाइए करते जाइए। आफ्टर इट आप अपर लिमिट डालें और लोअर लिमिट डालें। ठीक, अपर लिमिट डालें लोअर लिमिट डालें और x की जगह पे जो वैल्यूज कांस्टेंट है उनको छेड़छाड़ नहीं करनी है। क्लियर? तो ये सवाल हो गए। अब आखिरी सवाल है आज के दिन का, इसके बाद प्रैक्टिस को ओवर करेंगे, हम लोग मैक्सिमम मिनिमम और डबल डिफरेंशिएशन की तरफ जाएंगे। ठीक, y इज इक्वल टू 3/x² लिखा हुआ है फंक्शन, y dx फाइंड करना है और लिमिट्स भी लिखी हुई हैं, x इज इक्वल टू 4 से x इज इक्वल टू 5 तक, यानी ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट। तो लॉजिकली इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया जाए, हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ y dx और इसको सॉल्व करने के लिए हम कहेंगे कि y की सबसे पहले तो वैल्यू डाल दीजिए दैट इज 3/x² dx। क्लियर है मेरी बात? लिमिट 4 से लेके 5 तक, लिमिट 4 से लेके 5 तक। अब आप इसे इंटीग्रेट करिए, 3 कांस्टेंट बेटे बाहर निकाल लीजिए, ये लिखा हुआ है 1/x² dx 4 to 5, और आपको ये शक्ल याद नहीं है क्योंकि 1/x² जैसा कुछ नहीं हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन x की पावर n पढ़ा है, तो इसे x की पावर n बनाइए सबसे पहले। जो चेहरे आपको याद हैं उस चेहरे में इंटीग्रेशन को लेके आइए। तो इंटीग्रल वैल्यू जो है वो बन गई x⁻² dx। ये क्या किया? कुछ नहीं, x को ऊपर ले गए, जब किसी को ऊपर ले जाओगे तो पावर तो नेगेटिव हो ही जाएगी, तो हमने उसको नेगेटिव पावर में बना लिया, ये बना 3। और अब ये बन गया x की पावर n, जहां पे n की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है कि शायद -2। क्लियर है? तो अब इंटीग्रेशन करोगे तो लिखोगे x की पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1, और ये है 4 से लेके 5 तक। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो लिखोगे 3, और x की पावर -2 प्लस 1 इज नथिंग बट x की पावर -1, नीचे भी -2 प्लस 1 इज नथिंग बट -1, 4 से लेके 5 तक। ये -1 अगर मैं बाहर ले जाऊं तो ये -3 बच जाएगा, क्योंकि हम नीचे वाली कांस्टेंट वैल्यूज को मल्टीप्लिकेशन में कॉमन ले लेते थे बाहर। ये है x की पावर -1 और हम लिखेंगे 4 से लेके 5 तक। चुपचाप से जिसकी पावर माइनस हो उसे जमीन पे ले जाइए, मतलब अंडरग्राउंड कर दीजिए, नीचे ले जाइए। अब ये नीचे चला गया। सबसे पहले क्या करेंगे, हम डालेंगे अपर लिमिट, -3 बेटे बाहर है, अपर लिमिट का मतलब हम लिखेंगे 1/5। अरे x की जगह डालोगे ना, तो x नीचे आ गया तो 5 भी नीचे आ जाएगा। फिर माइनस लगाएंगे और लोअर लिमिट डालेंगे, लोअर लिमिट का मतलब 4, माइनस इधर ही है, नीचे बेटा 20 आ रहा है एलसीएम लोगे तो, और यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 5। अच्छा लगा देख के, माइनस बेटा बाहर ही है। 4 और 5 को माइनस करोगे तो आएगा -1 और नीचे 20। देखने में मालूम चलता है कि ये माइनस जो है वो प्लस हो जाएंगे, आंसर आएगा 3/20। सुंदर अच्छा प्यारा आंसर। ये इंटीग्रेशन की ढेर सारी प्रैक्टिस थी, डेफिनेट इंडेफिनेट इंटीग्रेशन कर लिया और बहुत सारी प्रैक्टिस भी कर ली, डिस्ट्रीब्यूशन सीख लिया, sin x cos x के इंटीग्रल सीख ली, e⁻x का सीख लिया, 1/x² का सीख लिया। तो इस सवाल को कराने के पीछे का लॉजिक ये है कि फिजिक्स में जब हम इंटीग्रल्स पढ़ रहे होंगे तो 1/x² का इंटीग्रेशन 12th में भी और 11th में भी खूब फंसने वाला है, इतनी बार रिपीट होगा, ऐसी कोई लिमिट नहीं। इसकी वैल्यू -1/x होती है। इस क्वेश्चन को कराने का प्योर लॉजिक ये था कि आपको इस 1/x² का इंटीग्रल जो है ये -1/x, ये माइनस लगा हुआ है बाहर, ये 1/x, ये याद हो जाए। ठीक, तो ये वैल्यू तो आपको रट के रखनी है। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, लेकिन फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से कोर्स में बहुत बार रिपीट होगा, तो वैल्यू याद हो जाए तो ज्यादा आसान हो जाता है। फिलहाल लेक्चर को कंक्लूड करते हैं, कहानी खत्म होती है अपनी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। हमें देखने के लिए शुक्रिया। हमारा मनोबल बढ़ता है, आप देख रहे हैं, आपका ज्ञान बढ़ता है। हम मिल रहे हैं आरटी एकेडमी पे, अगर नहीं है मालूम
तो आज मालूम कर लीजिए, और अगर नहीं किया है शेयर तो शेयर करिए तुरंत आरटी एकेडमी को, और सब्सक्राइब करिए ताकि रोज हम आपके पास आए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी पढ़ाने। मैं और मेरी बहुत ही एक्सपीरियंस टीम, बहुत क्वालिफाइड टीम है, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्स क्वालिफाई करके टीचर्स आए हैं, बहुत अच्छे प्लेसेस से पढ़कर आए हैं, ऐसे टीचर्स यहाँ पढ़ा रहे हैं। वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज ऑफ कानपुर आपको पढ़ाएंगे। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है, मैंने आईआईटी कानपुर में बहुत समय बिताया है, अच्छे अच्छे प्रोफेसर से पढ़ते हुए बहुत सारी पढ़ाई की है फिजिक्स की आपको पढ़ाने के लिए। आरटी एकेडमी पे आने के लिए धन्यवाद, और अगर नहीं किया है सब्सक्राइब तो भैया करो आरटी एकेडमी को, याद रखना नाम, और मिलेंगे अगले लेक्चर में इंटीग्रेशन के बाद डबल डिफरेंशिएशन पे।